25। 2025। ये हो गया ना। ये वापस रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है। 6। डाउनलोड। तो आज का बेसिकली सेशन आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। पीवाई क्यू एनालिसिस पे है। पीवाई क्यू एनालिसिस हमको तो कुछ आता ही नहीं है। अरे सब आता है तुमको। हाथ दुखने लग गया मेरा तो। डाउनलोड टक टक टक। अच्छा, इसको इधर डालना पड़ेगा। हो गए सब। लेट्स होप हो गए सब। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग। मुझे चार्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों का। भाविन, सौरभ, बोलो 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 बोलो। तुम लोग गुड मॉर्निंग जब तक नहीं बोलोगे तब तक हम शुरू ही नहीं करेंगे। ये सब लोग बोलो जरा। जिज्ञासा, जयवर्धन। अरे और आगे। कौन बचा है? एसपी, आरती। ग्रेट। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला मैकेनिज्म, जूम वाला जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा इजी मैकेनिज्म है। मतलब ऐप पे अगर इसको एक्सेस करने जाओगे तो थोड़ा सा डिले रहेगा। यूट्यूब पे अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करो तो डिले रहेगा। लेकिन जो जूम वाला है उसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं है। एग्जैक्ट 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं जो भी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोगों को एज इट इज सुनाई देगा। ठीक है। और इवन आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो वो मुझे एज इट इज यहाँ पे इमीडिएटली दिखाई देंगे। तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन वालों को निग्लेक्ट कर रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी इक्वल है मेरे लिए। इनफैक्ट अभी फिलहाल में देखें तो ऑनलाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप लोगों को ज़्यादा भाव दूंगा। ठीक है। जब हमारी ऑफलाइन की स्ट्रेंथ आपसे थोड़ी बढ़ जाएगी उस समय थोड़ा सा ऑफलाइन वालों को भाव ज़्यादा देंगे। बट ये बस मुझे बताना है। ओके। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी, ओके, सो फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स। कहीं पर भी आप रोक सकते हो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। डन। और हाँ, यही नहीं, आप लोग अगर चाहो तो हैंड रेस कर सकते हो। इसके अंदर में मुझे हैंड रेस दिखाई देगा। तो हैंड रेस से आप लोग बोल भी सकते हो आपको अगर कुछ बोलना है तो। ठीक। चलो, लेकिन हर बार नहीं बोलने के लिए रखेंगे। एक स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में और एक एंड ऑफ द लेक्चर में और एक मिड ऑफ द लेक्चर में जब ब्रेक वगैरह का पीरियड होगा तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। सबको समझा?
ग्रेट। तो कल गाइस हम लोगों ने ये इंट्रोडक्टरी क्लास अपनी कर ली थी। इसको एक बार वापस हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आज कुछ बच्चे नए भी आए हैं। हाँ, कल आप कहाँ थे? ओके, ठीक है, चलो। एनीवेज, तो हम लोग एक बार क्विकली कल हमने क्या देखा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग लेंगे। तो कल मोटा मोटी हम लोगों ने ये देखा कि मेरे मार्क्स जो है वो 296 है। तो ये एक इसलिए क्योंकि आप लोग आगे जाने के बाद में दो तीन चीज सुनोगे। तो जैसे कि एक लोगोस नाम की चीज होती है। लोगोस मतलब लॉजिक से आप लोगों को समझ में आता है चीजें। ओके। फिर एक होती है पैथोस और एक होता है इथोस। तो इथोस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। ओके। इथोस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। ये आप लोग जब मेरे साथ में सोक्रेटिस सीखोगे उस समय में आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये मेरा इथोस है, दिस इज माय क्रेडिबिलिटी कि यस, मैं जो हूं वो आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूं और क्या आप लोगों को इससे एक्सपेक्टेड होना चाहिए। कल चार एजेंडास पे बात की कि अब देखो, पहले तो ये ऑप्शनल क्यों चूज करना चाहिए ये सभी लोगों के लिए जायज है। लेकिन अब अगर आप लोगों ने चूज कर लिया है तो आपके लिए इस ऑप्शनल की स्ट्रेंथ क्या है, अब ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। सुन ना सचिन, ये फैन चालू कर देना यार एक। मेरे को बहुत ही गर्म हो रहा है, बहुत मतलब बहुत। तो स्ट्रेंथ क्या है फिर अपनी ऑप्शनल की? ठीक है। तो ऑप्शनल को चूज करते समय में क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए सबको पता है। लगभग 29% मार्क्स किस चीज के लिए है? 29% मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए है, वो है ऑप्शनल। तो 29% मार्क्स अगर आपके ऑप्शनल के लिए है, तो अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ओके, तो उसके लिए आपका सही ऑप्शनल होना जरूरी है। इट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि कैसे प्रेडिक्टेबल पार्ट है। और मुझे ये कहना है कि यूपीएससी के पास में क्या मैकेनिज्म है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। क्या दो मैकेनिज्म है बताइए? हाउ यूपीएससी कम्युनिकेट्स थ्रू। हाँ, चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हो इक्वली। ओके। सो दो चीजें हैं, यूपीएससी आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगी ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एक मतलब थ्रू पीवाईक्यूज, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सिलेबस। ठीक है। तो यूपीएससी को समझना है हमको। तो अभी आजकल अगर आप लोग ऑनलाइन जाओ तो हो क्या गया है कि सबको माइक मिल गया है, सबके पास में कैमरा आ गया है सडनली। और इसके वजह से हर कोई आजकल उठ सुट करके एक्सपर्ट बने घूम रहा है। हर कोई यूपीएससी को गालियां दे रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, वो सब कुछ बोल रहा है। बट यूपीएससी ने हमेशा से कहा है कि भाई मैं ऐसी ही हूं, तुमको जो करना है करो, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, ये वाला फैन चालू रखो, आवाज कम रखो। और फैन का नॉइस अगर आए तो ऑनलाइन वाले जरा मुझे बताना। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी फैन का नॉइस आ रहा है तो मुझे बताना। फैन का नॉइस आ रहा है क्या? फैन का नॉइस आ रहा है क्या? ओके, चलो ग्रेट। नो तो फिर बढ़िया। तो सिलेबस और पीवाईक्यू ये दो तरीके हैं जिससे यूपीएससी आपसे कम्युनिकेट करेगी। अब आपने ऑप्शनल ले तो लिया है, लेकिन ये ऑप्शनल अच्छा है नहीं अच्छा है ये भी तो हमको पता करना है। तो ये जब आपको पता करना है तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? उसके लिए हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। सो आज का जो अपना सेशन होगा वो बेसिकली, तो कल हमने इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर में आपको बताया कि सिर्फ ये देखा कि ये ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, वो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। दूसरा काम आज हम लोग अगेन, आज का सेशन शॉर्ट भी हो सकता है, उसके अंदर में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि अपना सिलेबस क्या है। और तीसरा, इसके अंदर में हम लोग पीवाई क्यूज 2025, 2024, 23, 22 और 21 ऐसे 5 साल के हम लोग देख करके लेंगे। ठीक है। तो आज का अपना यही टारगेट है और कुछ नहीं है, बस समझ करके लेंगे हम लोग। ठीक है, ग्रेट। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखें तो ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। हमने देखा कि ऑप्शनल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और खास करके ऑप्शनल जिन लोगों की अभी प्रीलिम्स क्लियर हुई है उनको खुद को पता होगा कि क्या हाल होने वाले हैं। 66 डेज के अंदर में 89 तो अब नहीं बचे क्योंकि उसमें से 20 दिन जा चुके हैं। ठीक है, लगभग लगभग इतने दिनों के अंदर में अभी उनको मेंस रेडी होना है। हाँ। हाँ। तो ये उनके सामने अभी जो है वो एक चैलेंज जो है वो रहने वाला है। ओके। एनीवेज, तो ये चैलेंज आपके सामने ना आए इसीलिए आप लोग जून में इस बैच को ज्वाइन करते हो।
ठीक है, मैक्स टू मैक्स जुलाई तक। क्योंकि ठीक है, कुछ लोगों की कुछ एग्जाम्स बाकी होंगी, किसी का और कुछ पेंडिंग होगा वगैरह वगैरह। बट अगेन, अगर आप लोगों के भी कोई फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको बोलो भाई मैक्सिमम जुलाई तक ज्वाइन कर लेना। और तब तक मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको सबको प्रॉमिस भी किया है कि हम लोग गाड़ी थोड़ी स्लो चलाएंगे। जैसे ही 1 जुलाई हिट करेगा, हम लोगों की गाड़ी एकदम तेज भागने लगेगी, और फिर उसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी मतलब ये मत सोचना कि अरे क्या चल रहा है, हम लोग इतना स्लो क्यों जा रहे हैं वगैरह। एकदम आराम आराम से जाएंगे। हम लोग मंडे ट्यूसडे को सेशन रखेंगे, वेडनेसडे को छुट्टी होगी, थर्सडे फ्राइडे को वापस होगा। ठीक है। तो जो भी आपने मंडे ट्यूसडे को किया है, वेडनेसडे को आप रिवाइज कर सकते हो, थर्सडे फ्राइडे को वापस करके आप सैटरडे संडे को रिवाइज कर सकते हो। तो वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे संडे, ऐसे आप लोगों को 3 दिन छुट्टी रहेगी, 4 दिन अपनी क्लास होंगे। हम्म। और कितने लोग अब एग्री करते हैं कि सुबह 8 बजे के लिए क्लास शिफ्ट कर देना चाहिए? ऑफलाइन के तो सारे एग्री करते हैं। ऑनलाइन वाले? सौरभ बोल रहा है, एक। जयवर्धन, दो। अरे भाई, बाद में बोलना मत। जिज्ञासा, तीन। आरती भी, चार। एज यू विश। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीबडी एग्रीज। तो एक काम करेंगे हम लोग, आने वाले मंडे से। ठीक है। अभी दो ही क्या, अभी इस हफ्ते में एक ही लेक्चर होगा अपना, कल के दिन। फिर आपको फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होगी। मंडे के दिन से हम लोग जो शुरू करेंगे, वो सुबह 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे। डन? एवरीबडी? यस। तो अभी आप लोगों ने अगर वेबसाइट पे शेड्यूल देखा होगा, तो वेबसाइट पे शेड्यूल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि सुबह 10 बजे के सेशंस हैं, वो हम लोग रीशेड्यूल कर देंगे और उसको 8 बजे अब से हम लोग रखेंगे। तो सुबह 8 बजे हमारा शिफ्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, आओ बेटा। तो 8 बजे से अपने शेड्यूल्स, अपना जो भी लेक्चर्स वगैरह है वो सारे के सारे होंगे। तो एक 8 से 10 बजे के बीच में आप लोग फ्री हो जाओगे। उसमें से लगेगा तो हम लोग एक आधा एक घंटा आप लोगों को थोड़ा ये भी दे देंगे, ब्रेक भी दे देंगे। एक और मेरे पास में ऑप्शन है, मतलब आप लोग अगर कहो तो। या नहीं करते हैं वो, छोड़ो, नहीं ठीक है। वो ऑप्शन नहीं करते। मैं सोच रहा था कि पहले थोड़ा सा, जब तक हम लोग स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक अगर पॉलिटी की एनसीईआरटीज रिवाइज करवाई जाए तो। एक बार आप लोगों की हो चुकी हैं। ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं? इतना नहीं, वो अगर आप लोग पॉलिटी कर रहे हो तो फिर आपका हो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा उसका। अगर लगे तो मैं एनसीईआरटीज के अलग कुछ सेशंस रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। हम लोग अपना प्लेटो से खेलना शुरू कर लेंगे धीरे धीरे। एकदम प्लेटो खत्म करेंगे तब तक, मतलब इतना स्लो जाएंगे हम लोग पहले पहले कि अपना प्लेटो खत्म होगा तब तक तो जून का महीना निकल जाएगा। फिर जुलाई से अपना एकदम फास्ट शुरू होगा। तो उसके बाद में फिर जो लोग, अगर मान लो अभी जैसे ये मैडम लेट आए, वैसे ही और भी अगर कोई लोग लेट आएंगे, ठीक है, तो उन लोगों को भी जरा मौका मिल जाएगा। एनीवेज, तो हमने देखा कि 50% वेट आज आप लोग देते हो वो टीचर के लिए देते हो, 25% वेट आप गुड सोर्सेस के लिए देते हो, और बाकी 25% हम लोग इन सब चीज़ों पे देते कि करंट अफेयर्स का रोल है नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था नहीं था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है वो अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस क्यों अच्छा है? ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके हमेशा रैंक्स जो है वो आप लोगों को भर भर करके मिलेंगे ही मिलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉपर सब्जेक्ट। इट इज एवरग्रीन सब्जेक्ट, देर इज नो डाउट इन इट। मासिव ओवरलैप इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैंने कल आपको कहा कि पर्सनालिटी टेस्ट में तो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा, बट मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया कि ये प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करता है। तो प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करता है इस साल के भी? ओके। पॉलिटी के क्वेश्चंस भले ही कम हो, लेकिन आईआर वाले जो क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो इसमें से हिट होते थे, अच्छे खासे हिट होते थे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ढंग से किया है तो बिल्कुल वो आप लोग हिट कर सकते हो। ओके। तो प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल है। तो मैं ओवरऑल ही अगर बात करूं तो मान लीजिए इस साल अगर 10,000 बच्चे इस बार की अगर एग्जाम देने वाले होंगे, ओके, तो इसमें से मिनिमम मिनिमम 15,000 बच्चे, 1,500 बच्चे जो होंगे ना, वो पॉलिटिकल साइंस के होंगे। हर साल का अब तक का रिकॉर्ड है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव प्रीलिम्स एंड दे क्लियर एंड दे गिव मेंस, हाईएस्ट प्रोपोर्शनल रेशियो पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है। तो
पॉलिटिकल साइंस जो है वो इसीलिए फिर एक अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल करता है। अब जिनकी प्रीलिम्स हुई उन्हीं को मेंस लिखने मिलेगी ना, फिर मेंस में भी आगे हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरलिंकिंग है और बैलेंस्ड होता है। ये दो और आपके एस्पेक्ट आपको क्या करवाएंगे, आपको हेल्प करवाते हैं। ठीक है, आपको हेल्प करवाते हैं इस एग्जाम के अंदर में। तो ये बातें हैं। फिर इसके कुछ मिथ हैं जो मैंने कल ही बस्ट किए। वापस आपको बता दूं, आपको अगर कोई कहे कि ये सब्जेक्ट लेंदी है तो प्लीज उसको कहिएगा लेंदी नहीं, डिटेल्ड है। लॉट ऑफ मगिंग अप विल बी रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये उन्हीं को आता है जिन लोगों ने पहले पॉलिटिकल साइंस करके रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में किया है। तो अगेन ऐसा नहीं है, ये सभी लोग जो है वो कर सकते हैं। जिनको जीरो नॉलेज है वो भी, सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो आज के जमाने में आपको सिर्फ एक ही चीज रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी, और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है। बाकी यस, मेरे बैच के ये फायदे होंगे। ओके, कि आप लोग जो है वो लगभग मतलब नहीं नहीं करो तो भी आपका दिसंबर 2026 के पहले सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, शॉर्ट नोट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। क्लास में तो आंसर राइटिंग करेंगे ही करेंगे। और ये मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये वाली जो हम लोग बैच ले रहे हैं इसमें आपका हर एक आंसर चेक किया जाएगा। हर एक का, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, सबका आंसर चेक किया जाएगा। जो लाइव आप लिख रहे हो वो भी, और आप लोग जो पेपर लिखने वाले हो वो भी। और वो सारे मैं चेक करने वाला हूँ, किसी को डेलीगेट भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। फिर यूपीएससी स्टाइल के मॉक्स रहेंगे और ये सब है। और बाकी मेरे कुछ स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो जो क्लियर कर चुके हैं। अगर मान लीजिए, बिकॉज देखो आप लोग भूलो मत कि यूपीएससी को क्लियर करने के चांसेस 0.01% है। अगर 0.01% अगर आपके चांसेस है, ओके, तो इसको क्लियर करने के लिए, ओके, हो सकता है कि आप नहीं क्लियर करो। तो आपके पास में और अल्टरनेटिव्स क्या है? आप अगर हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, जेएनयू डीयू जैसी एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग क्यूएट कहते हैं, वो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यू ऐसे ही यूपीपीएससी, एमपीएससी और ये सब जो आपके अदर स्टेट सर्विसेज हैं वो भी आप लोग इससे क्लियर कर सकते हो। ये ऑप्शनल पूरी तरीके से आप लोगों को इन सब एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, एज इट इज। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस की तरफ में। अपने सिलेबस की तरफ में तो अभी हम लोग जो है वो सिलेबस को देखने के लिए चलते हैं। और फिर उसके हम लोग जो है वो सिलेबस एक बार वापस देख करके हम लोग फिर पीवाई क्यूज पे शिफ्ट होंगे। ठीक है। ओके, तो सिलेबस जो है उसमें अगर हम लोग देखें तो वापस आप सबको बता दूं कि कोई भी ऑप्शनल जो होगा तो उसके अंदर में कितने पार्ट होंगे, कितने पेपर होंगे? दो पेपर होंगे। तो हम लोग पेपर वन देखते हैं और पेपर टू देखते हैं। पेपर वन के अंदर में पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पेपर टू के अंदर में पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। ठीक है। इसमें से यूजुअली जो पार्ट ए वाला पार्ट होता है हमेशा वो थियोरेटिकल होता है। और जो पार्ट बी वाला पार्ट होता है वो हमेशा प्रैक्टिकल होगा थोड़ा सा। ये सोशियोलॉजी में भी होता है, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी होता है, बाकी सब ऑप्शनल में भी ऐसा ही होता है। अब जो है वो अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि हम सबसे पहले सीखेंगे क्या। तो वी विल स्टार्ट विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, डब्ल्यूपीटी। ओके। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समझने के बाद में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट समझने के लिए आएंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आपको समझने हैं, क्योंकि देखो कैसा है कि हम लोग वेस्टर्न क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लयबद्ध तरीके के अंदर में एक सिस्टमैटिक तरीके से उन लोगों ने लिख करके रखे हुए हैं। सो दैट इज व्हाई वी स्टार्ट विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले होगा प्लेटो। बट प्लेटो को अगर समझना है तो उनके गुरु अपने को पता होने चाहिए, और वो कौन है? सोक्रेटस। तो सोक्रेटस को समझ करके हम लोग प्लेटो को समझेंगे। और प्लेटो गुरु है एरिस्टोटल का। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो अपने गुरु के बहुत ही ज्यादा विपरीत चले जाता है। ठीक है। एरिस्टोटल जो है वो अपने गुरु के बहुत ही ज्यादा विपरीत चले जाता है। मतलब क्या? तो प्लेटो आइडियलिज्म में बिलीव करता है। आइडियलिज्म, उनका एक स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं जिससे आपको समझेगा कि ये आइडियलिज्म का क्या मतलब है। तो ही गिव्स प्रोमिनेंस टू आइडिया। तो दो चीजें हैं, एक होता है आइडिया और एक होता है उसका रियलिटी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक सर्कल को इमेजिन कीजिए दिमाग में। इमेजिन किया सबने? सबने ऑनलाइन, सबने सर्कल को इमेजिन किया? ठीक है।
अब सर्कल को इमेजिन करने के बाद में सर्कल की एक परफेक्ट आइडिया आपके दिमाग में बनी है, बट वही जब मैं इसको पेपर पर उतारने के लिए जा रहा हूं तो ये परफेक्ट बनी क्या? यस, आप लोग भी बना करके ट्राई कर लीजिए। बनी क्या भाई? बनी क्या? ऑनलाइन वालों की बनी क्या? तो आप, तो इसमें प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म का जो थिंकर है, वो कहता है भाई ये देखो ऑनलाइन वालों को थोड़ा चैट में लाइव रहना पड़ेगा, हाँ। वरना देखो मैं आपको एक, ऑनलाइन वालों को बस एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आज आप लोग, ठीक है, चैट में ज्यादा लिखोगे नहीं, ज्यादा बात नहीं करोगे, तो फिर मुझे धीरे धीरे एक आदत हो जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है भाई, ये लोग वैसे भी, ये लोग वैसे भी इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं फिर इग्नोर करना शुरू कर दूंगा एटलीस्ट आप लोगों के चैट्स को। तो अगर आप लोग ये चाहते नहीं हो, फिर अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आज अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई चार्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग कुछ लिख ही नहीं रहे हो। कल मैं बोलूंगा, वापस एक बार देखूंगा, परसों मैं देखूंगा, फिर उसके आगे से तो मैं देखना ही बंद कर दूंगा कि यार इन लोग तो वैसे ही कुछ लिखते नहीं है। तो ये सामने लैपटॉप रखने का क्या मतलब बनता है? आर यू गेटिंग मी गाइस? तो इसीलिए यस नो टाइम टू टाइम करते जाओ, मैं जो भी आप लोगों को बोल रहा हूँ। ओके। तो मैं अगर आपको पूछूं कि भाई ये इसका क्या उसका क्या, तो उसका आंसर जो है वो आप लोग टाइम टू टाइम देते जाओ, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट। ओके। तो व्हाट आई वाज आस्किंग, परफेक्ट सर्कल का आइडिया तुम सबके दिमाग में है बराबर है। लेकिन जब इसको ड्रॉ करने जाते तो वैसा परफेक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो प्लेटो जो है वो हमेशा से यही कहते हैं कि आइडिया इज सुपीरियर टू मैटर। क्या बोलते हैं? आइडिया इज सुपीरियर टू मैटर। तो वो मैटर को ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं देते हैं। वो ये जो पैसा कमाना और ये सब जो एक्टिविटीज है ना, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वो बोलते हैं मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म पे फोकस करो। आइडियलिज्म क्या होना चाहिए? शहर कि आपके समाज से करप्शन खत्म करो, आपका समाज जो है वो एक वेल बीइंग में जाए और ट्रुथ की तरफ में जाए। ये बात जो है वो प्लेटो कहेगा, ठीक है। पर प्लेटो ने ये सब किन से सीखा? प्लेटो ने ये सब सोक्रेटिस से सीखा। लेकिन एरिस्टोटल जो उसके विपरीत बात करते हैं, वो बात करते हैं कि तुम कुछ भी कह लो, मटेरियलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो बोलते हैं कि डोंट गो फॉर द बेस्ट। वो क्या बोलते हैं? डोंट गो फॉर द बेस्ट। ओके। बेस्ट नहीं, बेस्ट प्रैक्टिकेबल क्या है उस पर फोकस करो। क्योंकि प्लेटो ने एक अलग ही गवर्नमेंट की रचना दी। उन्होंने कहा कि एक बंदा होगा जिसको हम कहेंगे फिलोसोफर किंग। ये फिलोसोफर किंग जो होगा वो बहुत सारी स्टडी करेगा, बहुत सारा नॉलेज लेगा, और ये पढ़ा लिखा इंसान बिल्कुल करप्शन नहीं करेगा और एक आइडियल स्टेट बनाएगा, क्योंकि वो आइडियाज के थ्रू, वो फिलोसॉफी के थ्रू क्या बना है? राजा बना है। लेकिन ये कहता है कि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। अरिस्टोटल कहेगा ऐसा हकीकत में नहीं होता है। हकीकत में बेस्ट नहीं, बेस्ट प्रैक्टिकेबल के लिए जाओ, क्योंकि बेस्ट इज नॉट अचीवेबल। और जिस तरीके की राजा की तो डिमांड कर रहे हो वैसा राजा कभी आने नहीं वाला है। तो वो उनके ही गुरु को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो ये एंशंट ग्रीस के थिंकर्स हैं। उसके बाद में मेडिवल पीरियड में मैकियावेली आएंगे। उस समय में जब चर्च का राज था, उस समय में ये थे, तो ये आएंगे। फिर हॉब्स आएंगे। और हॉब्स जो है वो आकर के सबसे पहली बार जो है वो सॉवरेंटी की डेफिनेशन देंगे। हमको पता है कि सॉवरेंटी क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट इज सॉवरेंटी? हम्म। कोई नहीं। हाँ। The sovereignty is the supreme authority of a state to make decision, and there is no interference of the other state. So it is the supreme authority for making decisions. ऑनलाइन कोई बोलना चाहेगा? भाविन, तुम तो मेरे पिछले साल के लेक्चर्स अटेंड किए बेटा। वुड यू लाइक टू स्पीक? यस।
रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे हैं। ठीक है, एनीवे, सॉवरेंटी का मतलब होता है, जैसा कि चंदन ने कहा, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, दोनों, चाहे वो इंटरनल स्फीयर हो या फिर एक्सटर्नल स्फीयर हो, उसको हम लोग कहेंगे, वेरी गुड जिज्ञासा, सही है, वो होता है सॉवरेंटी। बट इसकी डेफिनेशन सबसे पहली बार देने वाला हॉब्स है। हम लोग एक और टर्म सुनते रहते हैं, सेक्युलरिज्म, सुना है क्या? क्या होता है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजन और स्टेट, इन दोनों को अलग अलग रखना। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट थिंकर है वो मैकियावेली, जिससे सबसे पहली बार सेक्युलरिज्म को इस लेवल पर लाया कि स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखिएगा। एंड आज जितने भी आप पॉलिटी के अंदर में फंडामेंटल राइट्स अपने देखते हो, क्या है अपने फंडामेंटल राइट्स? इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, ओके, बाकी सब चीजें हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह हो गया। इन सब का इंपॉर्टेंट थिंकर है लॉक, जो सेपरेशन ऑफ पावर पे बिलीव करेगा, और सबसे खास करके आर्टिकल 14 के अंदर में, ओके, सॉरी, आर्टिकल 21 के अंदर में। ठीक है, एक हमको क्या मिला है आर्टिकल 21 में? राइट टू लाइफ, ओके, सब्जेक्ट टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का एक दूसरा कंसेप्ट होता है, जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफाइन किया है लॉक ने। किसी को पता है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? एनीबडी? चंदन? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं रहेगा, हम्म। तो मतलब उसमें अमेंडमेंट करने की। नहीं, देखो, मैं आपको कुछ कुछ कंसेप्ट जो है वो सिखाते जाऊंगा। एक कंसेप्ट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओके, और दूसरा जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि लॉ ने, लॉ में जो भी प्रोसीजर लिखी हुई है, प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3, प्रोसीजर 4, ठीक है, तो इन प्रोसीजर का इंप्लीमेंटेशन करना। तो लॉ में लिखी हुई प्रोसीजर का इंप्लीमेंटेशन करना। तो यूजुअली हमारे पास में लेजिस्लेचर है, हमारे पास में एग्जीक्यूटिव है, और हमारे पास में जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, तो इन्होंने ये लॉ बनाया और उसके अंदर में प्रोसीजर भी लिख दी। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन कौन देखने वाला है? इसका एग्जीक्यूशन कौन देखने वाला है एवरीबॉडी ऑनलाइन? एग्जीक्यूशन कौन देखेगा? एग्जीक्यूशन देखेगा, यस, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? ये जो पुलिस हो गए वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए हमारे पास में एक लॉ है, तो कोई एक लॉ पकड़ते हैं, लॉ पकड़ते हैं हम लोग, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, लॉ है हमारे पास में मोटर व्हीकल एक्ट। ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में कुछ प्रोसीजर्स लिखी हुई है कि एवरी व्हीकल, ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद योर आरटीओ, रीजनल, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, ओके। दूसरा, उसका वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा, उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। चौथा, जो भी चला रहा है उसके पास में एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। आप लोग अगर गाड़ी चला रहे हो और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपको फाइन लगाया जा सकता है। ये सब प्रोसीजर लिखी हुई है, बराबर है? अब मान लीजिए तुम्हारा क्या नाम है? केवल। केवल जो है वो केवल गाड़ी चला रहा है और हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है, क्या उसको पुलिस ऑफिसर रोक सकता है और उसको फाइन लगा सकता है? हम्म, फाइन लगा सकता है? यस एवरीवन, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एज पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ भी है हमारे पास में, प्रोसीजर भी है कि अगर आप इस तरीके से अगर बिना हेलमेट जा रहे हो तो आपको जो है वो फाइन लगेगा। तो केवल को फाइन लगाया जा सकता है, आंसर इज यस। ठीक है, तो ये आपने सही किया। लेकिन लेकिन केवल जो है वो हेलमेट भी पहन के जा रहा है, इंश्योरेंस भी पहन के जा रहा है,
इंश्योरेंस भी लेके जा रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है, लेकिन केवल की एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, जिसने जिसको केवल ने धोखा दिया था, अब वो सडनली पुलिस ऑफिसर बन गई है। उसने इसको पकड़ लिया, और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कागजात होने के बावजूद भी उसके ऊपर में फाइन लगा दिया। ओके, उसकी गाड़ी सीज भी कर ली। तो मुझे बताइए, क्या ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से हुआ क्या ऑनलाइन? हुआ क्या? आंसर इज नो। ये क्या किया आपने? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से नहीं किया। अब केवल क्या करेगा? तो जब भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ढंग से अपना काम ना करे, देन यू हैव टू गो टू जुडिशरी। सो ही विल गो टू जुडिशरी एंड प्रेजेंट हिज केस, कि अरे ये क्या बदतमीजी है, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा चल रहा है, ये तो गलत है। अरे भाई, बीत गई सब बात गई। हम्म। अभी तू जो है वो मेरे को इस तरीके से फाइन लगा रही, मेरी गाड़ी सीज कर रही वगैरह वगैरह, तो ये गलत हो गया। तो फिर जुडिशरी इंटरवीन करेगी और वो कहेगी कि देखो, कहीं पर भी लॉ के अंदर में ये प्रोसीजर नहीं लिखी हुई है कि अगर तुम दिल जले हो तो तुम लोग जो है वो दूसरों की गाड़ियां जो है वो जब्त कर सकते हो, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी ये नहीं लिखा है। तो दिस इज नॉट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो प्लीज उसकी गाड़ी वापस से दे दो। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके। बट नाउ जस्ट इमेजिन करो, मान लीजिए इसी लॉ के अंदर में एक और लॉ जो है वो ला दिया जाए, छोटा सा, मतलब एक पांचवी प्रोसीजर और डाल दी जाए, और इसके अंदर में लिख दिया जाए कि अगर कोई दो व्यक्ति ने एक दूसरे की गाड़ी को थोड़ा सा भी अगर टच किया, तो उनको फांसी की सजा दी जाए। लिख सकता हूं क्या? अगर मेरी लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है तो मैं लिख सकता हूँ लॉ में। सही बात है। तो मान लीजिए मैंने ऐसा लॉ लिखा, और अब जो है वो मान लो केवल की गाड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड जो भी थी, उसकी गाड़ी एक दूसरे से टच हो गई, क्या केवल को फांसी की सजा होगी? यस और नो? आंसर इज यस। अब अगर केवल जुडिशरी के पास जाता भी है कि यार सिर्फ हल्की सी गाड़ी ही तो टच हुई, कोई मरा थोड़ी है, तो क्या जुडिशरी उसको रिलीफ दे पाएगी? आंसर इज नो। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। पुलिस कहेगी भाई लॉ के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। बट कितने लोगों को लगता है कि ये लॉ कुछ भी बनाया हुआ है ऑनलाइन? ये क्या फालतू लॉ बना दिया, ठीक है। एवरीबडी फील्स कि ये क्या आर्बिट्री लॉ तुम लोग बना रहे हो। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव कम टू पावर, इट डजंट मीन दैट यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ लॉ। द लॉ मस्ट बी रीजनेबल। क्या होना चाहिए? द लॉ मस्ट बी रीजनेबल। अगर लॉ ही रीजनेबल नहीं है तो फिर उसका क्या सेंस बनता है? मतलब ये कितना फालतू लॉ है। और लेट मी टेल यू, आपको भले ही लगता हो कि अरे गवर्नमेंट थोड़ी ना ऐसे अनरीजनेबल लॉज बनाती होगी। अरे भैया, भर भर के बनाती है। आप लोगों को जब मैं बताऊंगा तो आप लोग शॉक में चले जाओगे कि ऐसे अनरीजनेबल लॉज भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने। एनीवेज, पॉइंट है कि ये अनरीजनेबल था। बट जब इन दोनों के कार का एक्सीडेंट हुआ उस समय केवल जब जुडिशरी के पास में गया, तो जुडिशरी ने कहा क्या कि ये अनरीजनेबल लॉ है तो मैं तुमको छोड़ दूंगा करके? नहीं। तो तुम्हारी जुडिशरी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अगर फॉलो कर रही है, तो इट विल नॉट क्वेश्चन द लॉ इटसेल्फ, इट विल ओनली क्वेश्चन द प्रोसीजर। बट अगर तुम्हारी जुडिशरी, ठीक है, अरे यार, ये साला फालतू हो जाता है। बट अगर तुम्हारी जुडिशरी, ठीक है, कहाँ गया? नहीं खुला?
तो मैं कह रहा था अगर तुम्हारी जुडिशरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर फॉलो कर रही है तो इट विल नॉट ओनली चेक द प्रोसीजर, बोले कि प्रोसीजर तो ठीक है मैं देखूंगा ही, बट इट विल ऑल्सो लुक फॉर द रीजनेबलनेस ऑफ लॉ, कि लॉ तुम लोग ढंग से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, है कि नहीं। तो सबको समझ में आया व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ शुड ऑल्सो बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी आर्बिटरी। तो लॉ कुछ भी बना सकता हो ना, जैसे मेरा ही क्लास है, ये मेरा क्लास है, एक बार तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया, तुम लोगों ने मुझे लीडर सिलेक्ट कर लिया, अब मैं मेरे हिसाब से अगर लॉज बनाऊं तो चलेगा क्या, चलेगा क्या। मैं कुछ भी एकदम रैंडम लॉज बना रहा हूं कि हाँ भाई अगर किसी ने ऐसे भी अगर बैठे कोई थोड़ा सा भी, ठीक है, या किसी ने लेफ्ट हैंड से अगर लिखा तो फिर मेरा लॉ होगा कि बाहर जाओ, किसी ने आंख पे ऐसा भी कर दिया तो बाहर जाओ, किसी ने थोड़ा नीचे देख लिया, किसी को थोड़ी नींद आ गई तो नीचे जाओ, तो वो जो है वो सही नहीं होगा, है कि नहीं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली लॉ के आर्बिट्रीनेस पे क्वेश्चन करता है। सबको क्लियर हुआ? यस। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सबसे पहली बार बोलने वाला कौन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में सबसे पहली बार बात करने वाला मतलब लॉक, कि जब ये आया उसके बाद में लॉ में आर्बिट्रीनेस कम हो गई। फिर उसके बाद में आता है जेएस मिल जो कि लिबर्टी की बातें करेगा, भर भर के करेगा, ठीक है। ये लिबर्टी का एकदम, और इसमें भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत ही प्रोमिनेंट थिंग करे, वो बोलता है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सबको मिलना चाहिए, भर भर के मिलना चाहिए, जिसको जो बोलना है वो बोलने की आजादी होनी चाहिए, चाहे गंदा बोले अच्छा बोले जो बोले वो सब बोलने की आजादी, ठीक है। देन कम्स कार्ल मार्क्स जो कि इनइक्वालिटी जो भी संसार के अंदर में है, खास करके जो कैपिटलिज्म ने कॉज की है उसके बारे में बात करेगा। देन वी विल सी अबाउट ग्राम्सकी। आई थिंक कल मैंने इसका एक शब्द आप सबको बताया था कि ये उस मुद्दे पे बात करेगा। हम्म, किसी को याद है? ग्राम्सकी इज नोन फॉर, ग्राम्सकी इज नोन फॉर हेजेमनी, कि किस तरीके से समाज के अंदर में हेजेमनी जनरेट होती है। ओके, तो ग्राम्सकी इज वेल नोन फॉर हेजेमनी। एंड देन द ओनली वुमन थिंकर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमारे सिलेबस के अंदर में है वो है हैना अरेंट। तो ये एक ज्यू थी जो हिटलर द्वारा सताई गई थी, और उस समय में उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पर उसने फासिज्म क्यों आता है उस पर थियरीज लिखी हुई है। सो दिस लेडी हैना अरेंट। एंड एज आई सेड कि इसके अंदर में कुछ हिडन थिंकर्स है चार, ठीक है। तो हम लोग एक तो सोक्रेटस जो कि गुरु है इनके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इन पे, कम आते हैं। अब तक अगर क्वेश्चन देखें तो हेगेल के ऊपर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हम लोग मार्क्स को पढ़ते समय में देखेंगे। जेरेमी बेंथम के ऊपर में आपको एक हाथ दो क्वेश्चन शायद से प्रीवियस ईयर्स में दिख जाए, जो कि हम लोग देखेंगे जेएस मिल को समझते समय में। जब वो यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात करता है तो उस समय में जेरेमी बेंथम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके जेरेमी बेंथम के बारे में अगर आपको बताऊं तो उसका एकदम सिंपल फंडा है। वो कहता है, जेरेमी बेंथम कहता है कि एकदम सीधी सी बात है भाई, हैप्पीनेस इज व्हाट, हैप्पीनेस बस प्लेजर लेने में है। आपको हर एक चीज से बस प्लेजर लेना है, यही हैप्पीनेस है। और आपको अपना हैप्पीनेस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है। एंड पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। मतलब एक बच्चों का गेम है पुष्पिन वाला छोटा सा, आप लोग, हम लोग नहीं खेलते हैं, पर आप लोगों ने गोटी जरूर खेली होगी। तो गोटी खेलना मतलब क्या, एकदम नॉर्मल गेम है, बट गोटी खेलना और पोएट्री करना बोले दोनों सेम हो सकते हैं क्या? तो जेरेमी बेंथम बोलता है यस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक को कुछ ना कुछ शौक होते हैं, और किसी किसी के बहुत फालतू शौक है बहुत, ठीक है। सब लोग अपना अपना एक फालतू शौक बताएंगे, स्टार्टिंग विद मी। आप लोगों को सरप्राइज होगा या सरप्राइज लगेगा जान करके, मैं आज भी WWE के एपिसोड्स देखता हूं। 10वीं क्लास में देखना शुरू किया था, लगभग 8वीं 9वीं से, बट वो एकदम इनग्रेन्ड है। तो WWE अभी भी, हम तब WWF बोलते थे, अभी WWE है। तो भले ही मैं पूरे नहीं देखता हूँ, ठीक है, बट उसका हाईलाइट अभी भी मैं देखता हूँ। और मंडे का ट्यूसडे को आता है, तो वो ट्यूसडे को हाईलाइट देख लिए, और सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट इनका संडे को आता है, वो संडे को देख लेता हूँ।
वो मेरी फालतू चीज है, बट उससे मुझे मजा आता है, आज भी मजा आता है। तो ये फालतू WWE देखना इज एड गोज इज एज गुड एज पोएट्री। तो दोनों के प्लेजर को इक्वेट कर सकते हैं क्या? जेरेमी बेंथम कहता है यस, इक्वेट कर सकते हैं। क्योंकि प्लेजर में क्वालिटी नहीं होती है, प्लेजर प्लेजर होता है। अगर किसी को प्लेजर खा के मिल रहा है, पी के मिल रहा है, तो वो प्लेजर और पोएट्री का प्लेजर बोले समान है। समझ रहे हो? अब आप लोग अपने अपने छोटे से प्लेजर्स बताओ कि यार ये किया एकदम तो मेरे को मजा आता है। यस, स्टार्टिंग विद चंदन। एकदम मुंडेन चाहिए, मुंडेन मतलब डेली रूटीन में या कहीं तो बैठता है कि ये किया तो सर, मतलब मैं सेन रहता हूँ, मुझे मजा आता है ऐसा। हम्म। डिफरेंट टाइप ऑफ पेन। अच्छा, पेन कलेक्ट करना जैसे वो उसका प्लेजर है, हाँ। तुम्हारा केवल तारक मेहता, अरे क्यों नहीं। वो मेरा भाई अभी भी डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, इतना पढ़ाई किया हुआ है, और अभी भी खाना खाता है ना, वो तारक मेहता सामने लगा के खाएगा। जयवर्धन को अभी भी कार्टून्स देखना पसंद है। ऑनलाइन सब लोग अपने अपने प्लेजर्स बताओ, हाँ। कैफे एस्थेटिक्स पे, ठीक है, वो तुम्हारा प्लेजर है, हाँ। चंदन का नहीं मिला अभी तक हमको। प्लेजर नहीं मिल रहा है तुम्हें, क्यों भाई? एक घोष वाक्य बताऊं? ठीक है चलो, जयवर्धन का मिल गया मुझे, बाकियों का कहाँ है? एक ही मूवी बार बार देखना, कौन सी मूवी है भाई जिज्ञासा? ऐसी कौन सी मूवी बार बार देख रहे हो आप? जिज्ञासा कौन सी मूवी बार बार देख रही है? डोरेमोन, वाह। आई वॉच डोरेमोन अलॉट। क्या बात है, सब डोरेमोन के ही फैंस है। ठीक है, ग्रेट। हाँ, चंदन पे आते हैं। जैसे जैसे जब भूख नहीं लगी तो भी कुछ खा लेता हूँ। ये नहीं, ये फालतू चीज है। मतलब इसको आप नहीं बोलोगे कि ये करने में, क्योंकि जरूरत वो तो आजकल मटेरियलिज्म है तो हर कोई करता है, मतलब यू आर नॉट द ओनली वन, ऐसे तो फिर मेरे को भी पकड़ना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो जरूरत के हिसाब से स्पेंडिंग कर रहा हो, ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है। स्पेंडिंग सब जरूरत के बाहर ही कर रहे हैं, खाना सब जरूरत के बाहर ही खा रहे हैं, इसीलिए मोटे हो रहे हैं। है कि नहीं? अब टी शर्ट थे ही ना अपने पास, नया लिया, अच्छा दिखेगा, ये होएगा वो होएगा, वेकेशन पे जा रहे तो वो नहीं है। बट ऐसी कोई छोटी चीज जो आपको प्लेजर दे, जो लोगों को फालतू लगती हो। जैसे इसने बताया कि लोगों को लगेगा क्या तारक मेहता देख रहा है, बट वो बोलेंगे अरे क्या पेन कलेक्ट कर रही है टाइप में। बट मजा आता है ऐसा। ठीक है, तो मेरी वाइफ बोलती है अभी भी क्या बच्चों जैसे WWE देखते हो, बट मजा आता है वैसा। और एक चीज बता दूं मैं आपको, ठीक है? यूपीएससी की जर्नी में स्ट्रेस आते रहेंगे। हम्म? और कुछ छोटे छोटे प्लेजर्स लेना सीखो। रीजन बीइंग, इसमें इतना स्ट्रेस रहता है। और अगर, तो स्ट्रेस से क्या होता है ना, एक आपके बॉडी के अंदर में अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, स्ट्रेस हार्मोन का नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक कॉर्टिसोल या ऐसे कुछ है। तो वो हार्मोन जब आपके बॉडी में बढ़ते जाता है तो वो आपको नीचे गिराएगा। फिर इवन अपने खुद के कॉन्फिडेंस पर आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करोगे। और अगर सेन रहना है तो वो कैसे होगा? वो आप प्लेजर से लो, मतलब दैट इज वाई यू शुड हैव सम प्लेजर्स। वो प्लेजर कुछ भी हो सकता है कि अरे आज पढ़ाई किया, स्ट्रेस आ गया थोड़ा सा, तो चलो एक अच्छे कैफे में चली गई, वहां पे मस्त एकदम फोटोज वोटोज खींचे, मुझे मजा आया, दो चार पोस्ट कर दिए, वापस आ गए। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, मैं थोड़ा कर लिया, मार्क्स कम आ गए, ये हो गया वो हो गया,
गए दुकानों में, इधर उधर से पेन वेन उठा लिए, ठीक है, ये पेन अलग दिख रहा है, वो पेन अलग दिख रहा है, डाल दिया। मोबाइल खोला, WWE देख लिया, तारक मेहता देख लिया, कोई डोरेमोन देख लिया। तो ऐसा एक हमेशा होना चाहिए गो टू प्लेस। ठीक है, जैसे मैं अपने जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में क्या करता था, मुझे जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता था तो मैं खाना बनाने चले जाता था। जैसे मार्क्स मेरे कम आते थे ना, आई यूज टू कुक। और मैं उसको कैसे रिलेट करता था कि कुकिंग से कैसे फर्क पड़ता था, मैं बोलता था देखो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, वो एक कोई तो वर्चुअल चीज है कि भाई उसमें, मतलब आइडियल चीज है, मटेरियल चीज नहीं है कि नहीं। तो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई मैं उधर अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिजिकल चीज में अगर मैं कहीं तो कुछ अचीव करूंगा तो वो अच्छा रहेगा। तो फिजिकल चीज अचीव करते समय में फिर मैं मस्त अच्छी चाय बना लेता था। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर ना, मतलब हमारे घरों में आज भी, खास करके मारवाड़ियों के घर में, हमारे घर में आज भी टुकड़ा बनाया जाता है। व्हाट इज दिस टुकड़ा? तो टुकड़ा के अंदर में जो कल रोटी जो बची हुई है, या एक दो दिन की जो रोटी बची है, तो महाराष्ट्र के घर में, महाराष्ट्रियन घरों में उसको बहुत एकदम मिक्सर में पीस दिया जाता है। हम लोग मिक्सर में नहीं पीसते हैं। हम लोग बस ऐसे 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 उसको थोड़ा सा, रोटी ले लीजिए, उसको ऐसे 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 तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, एक कवा खा सको ऐसा। और वो ऐसी चार पांच रोटियां ले करके फिर मस्त उसको बना देते हैं सुबह सुबह। मजा आ जाता है। मेरा तो आज भी सबसे फेवरेट खाना यही है। ओके। तो करना कुछ नहीं, फिर उसमें उसको बनाते समय जब जाते हैं, तो बनाते समय में मस्त तुम तेल डालोगे थोड़ा सा, फिर उसमें तुम्हारा जीरा डालोगे, प्याज डाले हैं आपने, थोड़े सिंगदाने डाले हैं, थोड़ा आलू डाला है, ये सब डाल के उसको आप हिला रहे हो, भून रहे हो, उसमें डाल रहे हो, फिर मिर्ची डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, हल्दी डाल रहे हो, उसको हिसाब से वापस टेस्ट करते जा रहे हो कि भाई ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। फिर उसके ऊपर कड़ी पत्ता वगैरह वो सब, मिर्ची विर्ची, कड़ी पत्ता था ही, फिर एकदम लास्ट में नींबू, और उसके ऊपर में हम लोग जब धनिया डालेंगे तो उससे फिर वो एकदम मस्त बन जाएंगे। अब ये खाओ और खिलाओ। तब सडनली फिर क्या हुआ, फिर तुमको एकदम आनंद आया कि अरे वाह यार, मैंने कुछ तो किया है, अच्छा किया है, इतना भी नाकारा नहीं। ठीक है। तो सडनली फिर एक थोड़ा अच्छा लगता है, एंड देन अगेन यू गो फॉर स्टडिंग, अगेन यू गो फॉर द टेस्ट, और फिर वापस से आप एग्जाम दो। क्योंकि देखो एग्जाम की प्रोसेस ही ऐसी है, मार्क्स ऊपर भी आएंगे नीचे भी आएंगे, तो ये होते रहेगा। तो हम लोग जो है वो ऐसे बैठ नहीं सकते हैं स्ट्रेस में। तो ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, तो ये कभी बना लिया टुकड़ा, या फिर कभी कभी पोहा बना सकते हो। मेरा एक और सेकंड फेवरेट काम जो है वो पोहा बनाना है। मस्त एकदम पोहे बना रहा हूँ, और एकदम शान से बनाता हूँ मैं। ऐसे बनाता हूँ कि अगले कोई तो खाएगा और उसकी तारीफ करेगा, ऐसा। चाय भी बनाने जाता हूँ तो कोई पिएगा तो उसकी तारीफ करेगा, ऐसा। ठीक है, तो उतना एकदम डेडिकेशन से मैं वो काम करने जाता हूँ। ठीक है। लेकिन अब इसमें एक रिस्क क्या है? ठीक है, आप स्ट्रेस थे, आप बोले हाँ मैं अरविंद सर से इंस्पायर्ड हूँ कि भाई मार्क्स कमाए मेरे, तो मैं भी अरविंद सर जैसे टुकड़ा या पोहा बनाऊंगा, और तुमने बिगाड़ दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में तुम लोग और स्ट्रेस में आ गए, क्या वैसा साला ये क्या हो गया, मेरे से ना तो ये बन रहा है ना ये बन रहा है, अभी करें क्या? ठीक है। तो एज अ मजाक बता रहा हूँ वो आप लोगों को। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ चीजें अपनी होनी चाहिए। और एक छोटा सा नियम बना लो कि सुबह उठते ही एक 10 मिनट या तो रनिंग करो, या फिर रनिंग करने की कैपेसिटी नहीं है तो जंपिंग जैक्स। ठीक है, रोप्स है नहीं है, ठीक है चलेगा, 10 मिनट तक लगातार करते रहना है। बस इतना सा कर लो। अगेन दिन भर पढ़ाई करते हैं, जो भी स्ट्रेस जमा होगा वो सारा का सारा, ठीक है, स्ट्रेस आप लोगों को कम हो जाएगा। सो इस जर्नी के अंदर में हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ऐसे एस्पेक्ट्स को मिस मत करो, हेल्थ के एस्पेक्ट को मिस मत करो आप लोग, अपने मेंटल वेलबींग के एस्पेक्ट को मिस मत करो। ठीक है। और होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करो तो खुशी खुशी प्रिपेयर होगा। और ये होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल ना, मैंने आईएएस वरुण बरनवाल का देखा है। मेरे साथ में ही पढ़ता था। सुबह उठते ही काम पे लगेगा, पढ़ाई करेगा, सुबह उठेगा और अगेन वो ओम और प्रार्थना वगैरह वो सब करेगा। उतना किया, 5-10 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा, पढ़ने बैठेगा, पढ़ने बैठता था फिर लगातार 5-5 10-10 घंटे।
5 घंटे उसके कंटिन्यूस चलते रहते थे। 2 घंटे पढ़ के फिर ही उठेगा, नोट्स वोट्स बना करके फिर उठेगा। और उठेगा, उठने के बाद में फिर वो जाएगा। और उसका खाना खाने का टाइम है ना, खाना खाने के टाइम पे इट वॉज फिक्स्ड कि वो अपने को 1 घंटे की छुट्टी देता था, 1 घंटा गिन के। ऐसे मान लो 1 बजे जाएगा ना, तो 1 से 2 तक पूरी उसकी छुट्टी है। और उस बीच में 1 से 2 बजे वो फ्रेंड्स देखता था, फ्रेंड्स नाम की सीरीज। हमेशा फिक्स था उसका, फ्रेंड्स देखेगा, फ्रेंड्स देखते था, थोड़ा सोना है तो सो जाता था, ये सब करके फिर 2 बजे वापस बैठता था, लगातार पढ़ते रहता था। तो कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा नहीं। पढ़ाई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा दिमाग को शांति, सब कुछ। घर पे बात भी करता था अपने मम्मी पापा से, मम्मी से, हमसे बातें करता था, हमारे साथ। वैसे बाहर तो हम लोग नहीं जाते थे हमारे प्रिपरेशन में, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन, एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू ऑल्सो। ओके। एनीवेज, तो हम लोग जो है वो यहाँ तक बात कर दिए। फिर हमारी जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं। आई थिंक आई नीड टू टेक दिस कॉल, 1 मिनट देना।
एक बार और कॉल आएगा मेरे को। ठीक है, एनीवेज, फिर हम लोग जो है वो, ये जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जब अपने सारे के सारे हो जाएगा, देन वी विल कम टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र का मतलब है हम लोग मनुस्मृति पढ़ेंगे। हम लोग उसके अंदर में समझ करके लेंगे वेद क्या होते हैं, श्रुति क्या होता है, स्मृति क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके। देन वी विल कम टू अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, जिसके अंदर में षडगुण्य सिद्धांत जैसी चीजें हैं, मंडल सिद्धांत जैसी चीजें हैं, जो आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा वैलिड है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस देख करके रखेंगे। वैसे तो बुद्धिज्म को अदर वर्ल्डली, ठीक है, अदर वर्ल्डली कहा जाता है, कि बुद्धिज्म मीन्स मोर फोकस्ड ऑन द अदर वर्ल्डली मैटर्स रादर देन दिस वर्ल्डली मैटर। तो फिर क्या वो सच में पॉलिटिकल थॉट उनके पास में है या नहीं है? बट वहां पर हम लोग हमारी रिपब्लिकन ट्रेडिशन देखेंगे। तो एक इंडिया के अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगाया जाता है कि वी वर नेवर अ रिपब्लिक। हम लोग हमेशा से ही मोनार्की रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ राजाओं का राज रहा है, कभी भी रिपब्लिक नहीं रहा है। बट ये रिपब्लिकन ट्रेडिशन हम लोग कैसे होनी चाहिए, तो महासम्मत क्या होता है, तो वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आपको दिखाई देगा। फिर मॉडर्न इंडिया के थिंकर्स जिसमें सर सैयद अहमद खान, ओके, कि उन्होंने क्या कहा था देश के लिए, उन्होंने क्या कहा था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। श्री अरविंदो, ओके, जिन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। ओके। फिर एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, ये सारे के सारे अपने बंदे जो है इसमें आने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग सीख करके लेंगे। लिबर्टी पर फोकस करने वाले लिबरलिज्म, इक्वालिटी पर फोकस करने वाले सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, फासिज्म जो सिर्फ और सिर्फ तुमने नेताओं की सुननी चाहिए, तुम्हारे जो रूलर्स हैं उनकी सुननी चाहिए। और उसके अंदर में मुसोलिनी जैसे थिंकर्स जो कहते हैं कि इंडिविजुअल शुड सैक्रिफाइस हिमसेल्फ एट द अल्टार ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। सब कुछ देश देश देश, देश के लिए हम लोगों की सब कुछ अपने को न्योछावर करना है। गांधीज्म, फेमिनिज्म, ये सब हम लोग देखेंगे। वैसे गांधीज्म को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग एम के गांधी को ढंग से पढ़ लेंगे यहाँ पे तो ठीक है। फिर एम एन रॉय होंगे, बी आर अम्बेडकर हैं, तो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखेंगे। देन वी विल ऑल्सो गो टू द स्टेट की थियरीज, अलग अलग थियरीज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट कैसा होना चाहिए। व्हाट डज द लिबरल बिलीव। लिबरल में ही अब नियो लिबरल्स आए हुए हैं, नए लिबरल्स, उन लोग क्या कहते हैं भाई आज कैसा स्टेट होना चाहिए। मार्क्सिस्ट होंगे, प्लुरलिस्ट होंगे, पोस्ट कॉलोनियल होंगे, फेमिनिस्ट होंगे। ओके। और इसी में फिर हम लोग जो है वो बाद में आगे ये पॉलिटिकल थियरी, ये जस्टिस, ओके, ये इक्वालिटी, कि इक्वालिटी के सारे कंसेप्ट, ओके। एंड देन वी विल ऑल्सो स्टडी ये राइट्स क्या होते हैं, ये डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके अलग अलग पैटर्न्स, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव क्या है, पार्टिसिपेटरी क्या है, डेलिबरेटिव क्या है। तो ये सब कुछ जो है वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब हम लोग एक काम करेंगे कि पेपर वन पार्ट ए का सिलेबस हमने देखा। लेट अस ऑल्सो सी कि पेपर वन पार्ट ए में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो अपने को समझ में आएगा कि कैसे एकदम सिलेबस को इन लोग पकड़ करके ही बेसिकली सवाल करते हैं। ठीक है। ठीक है, बस एक लास्ट कॉल।
चलो, तो अब कोई कॉल नहीं आने वाला है, डोंट वरी। ये अपना हो गया। अब हम लोग जो, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ये देख लेते हैं, है कि नहीं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप कि मैं इधर से इधर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। इसका एक मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा मुझे कि हाउ टू प्रोजेक्ट इट। स्क्रीन मिररिंग। चलो, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, बट एक काम करते हैं हम लोग। हम्म 2025 का पेपर वन देखते हैं। पर इसको पेन नहीं चला पाऊंगा, तो हम लोग ओपन करेंगे अलग इसमें। ओपन विथ क्रोम, चूज अनदर ऐप, क्रोम ऑब्वियस। और आजकल इसमें आया है पेन। ग्रेट, ठीक। दिस वी डोंट वांट। गॉट इट। अब इसमें देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके पेपर्स कैसे होते हैं पता है क्या? इसके क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली 8 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अपने को करने 5 होते हैं। और उनमें भी, ठीक है, उनमें भी ये जो, उनमें भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 10 10 मार्कर होंगे, 10 10 मार्क्स के होंगे। ओके, तो 1 एंड 5 आर कंपलसरी। और इसमें क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी मिलेगी, सारा का सारा उसमें रहेगा। आपको फिक्स पेजेस भी मिलते हैं इसके अंदर में कि आपको कितने कितने पेजेस होंगे। 2 3 4 जो है उसके अंदर में एक 20 मार्कर और 2 15 मार्कर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पेपर कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्या होगा? हम्म क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब हुआ कि ये होगा कंपलसरी। सही बात है। हम्म इसको छोटा कर सकते हैं क्या बाय एनी चांस? हाँ, दिख रहा है अभी? सबको दिख रहा है ऑनलाइन?
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आर कंपलसरी, तो क्वेश्चन 1 पे अगर आप जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब इसके A B C D E, ये पांचों के पांचों आपको करने होंगे। उसका पहला क्वेश्चन जो अपना क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल अप्रोच। ठीक है, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल अप्रोच, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थियरी। मतलब कहां से पूछा आपने को, सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना, पॉलिटिकल थियरी। अच्छा, पॉलिटिकल थियरी में अलग अलग अप्रोचेस होंगे पढ़ने के। ठीक है, तो उसमें पहला ये फिलोसॉफिकल अप्रोच है, एक नॉर्मेटिव अप्रोच होता है, बिहेवियरल अप्रोच है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है। तो इस तरीके के जो अलग अलग अप्रोचेस हैं वो हम लोग इसके अंदर में वैसे ही पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, मैं पॉलिटिकल साइंस की तारीफ इसीलिए करता हूँ कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एज इट इज डायरेक्ट सिलेबस से पूछेंगे, आपको ये वाला कीवर्ड डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है। दूसरा, राइट अ नोट ऑन रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी दिया है क्या आपके सिलेबस में? सर भूल गए, हमको याद ही नहीं आ रहा। चलो रुको, मैं आप लोगों को बीच बीच में ना वो भी दिखाते रहता हूँ। इस बार इस स्लाइड को बड़ा नहीं करेंगे हम। इक्वालिटी, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, तो यहां पर फ्रीडम और लिबर्टी बोला है। फ्रीडम को एक अल्टरनेटिव वर्ड जो है वो हम लोग लिबर्टी के तौर पर भी यूज करते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को बोला है, बट इसमें सिर्फ इन्होंने पर्सपेक्टिव मल्टीकल्चरल लोगों का बोला है। ठीक है, तो वो हम लोग वैसे भी देखने ही वाले हैं। ठीक है, फिर आगे पावर जो है उसके बारे में मैकफर्सन क्या कहता है। तो अगेन हमारे सिलेबस के अंदर में डायरेक्टली आपका एक पावर नाम का टॉपिक दिया हुआ है कि नहीं? तो ये जो पावर नाम का जो टॉपिक दिया है ये वाला, उसमें हम लोग जैसे ही पावर पे जाएंगे तो उस समय में मैकफर्सन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इनफैक्ट वही एक थिंकर है जो उधर पावर की बात करता है। तो एज इट इज डायरेक्टली तुम्हारे नोट्स में से और तुम्हारे डायरेक्टली सिलेबस से पूछ लिया। फिर मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड जर्मन ब्रांड्स ऑफ फासिज्म। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यूपीएससी कभी कभी एक बाउंसर फेंकती है, वैसा वाला बाउंसर है। हम लोग फासिज्म पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फासिज्म आपके सिलेबस में दिया है, हम लोग पढ़ते हैं, बट ऑनेस्टली बोलूंगा, झूठ बोलना यू नो अच्छा भी नहीं है। ऑनेस्टली बताता हूं कि इटालियन और जर्मन ये कभी मैंने डिफरेंशिएट करके नहीं सिखाया। मुसोलिनी क्या कहता है, हिटलर क्या कहता है, ये हमको पता है। तो हिटलर जो बोल रहा है वो जर्मन हो गया, मुसोलिनी जो बोल रहा है वो इटालियन हो गया। तो इटालियन एंड जर्मन ये दोनों कंबाइन करके मैंने जरूर बताया है, लेकिन वो कभी भी अलग अलग नहीं सिखाया मैंने। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब की बार जो हम लोग बनाएंगे उसके अंदर में फिर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके सिखाएंगे। ठीक है, ओके। फिर आगे अगर हम लोग देखें, एक्सप्लेन ब्रीफली द थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। है क्या हमारे डेमोक्रेसी लिखा हुआ? हाँ, एकदम इजीली। फिर अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये तो 10 मार्कर्स है, फिर होंगे हमारे 20 मार्कर्स। तो 20 मार्कर्स जो है वो हमेशा ए वाला पार्ट होगा। तो क्वेश्चन 2 का ए हमेशा, क्वेश्चन 3 का ए हमेशा, क्वेश्चन 4 का ए हमेशा क्या होगा? 20 मार्कर। पूछा है मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच क्या है स्टेट के तरफ में। सिलेबस में जाओ, थियरीज ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट और लिबरल। ठीक है, फिर अगेन, तो अप्रोच क्या है एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स द थियोरेटिकल डिफरेंस बिटवीन देम आर प्रीमाइज्ड, तो वो आपको बताना है उसमें। फिर एक कार्ल पॉपर करके एक थिंकर है जो प्लेटो को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बताता है। तो कार्ल पॉपर प्रेजेंट्स अ डिफेंस ऑफ द ओपन सोसाइटी अगेंस्ट इट्स एनिमीज, इलैबोरेट। वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कार्ल पॉपर जो है, तो प्लेटो हम लोग सीखते हैं, प्लेटो के क्रिटिक दो लोग हैं, एक एरिस्टोटल जो उसका खुद का शिष्य है, और आज के मॉडर्न डे थिंकर के अंदर में कार्ल पॉपर नाम का थिंकर है जो कि इसका सबसे बड़ा क्रिटिक है। ठीक है, तो कार्ल पॉपर बेसिकली प्लेटो को एनिमी कहता है ओपन सोसाइटी का। ओपन सोसाइटी क्या होती है? ओपन सोसाइटी जो किसको भी कुछ भी क्वेश्चन करे,
लेकिन मैंने आपको बताया था प्लेटो एक ऐसा राजा बनाता है जो फिलोसॉफिकल है और उसको सब पता है और उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो फिर इसलिए वो प्लेटो को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कहता है। ऐसे ही वो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कार्ल मार्क्स को भी कहता है, ठीक है, और हेगेल को भी कहता है। तो वो हम लोग देखेंगे। फिर आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2C, जो कि 15 मार्क का होगा, जैसे कि बी 15 मार्क्स का है। एक्सप्लेन हाउ रॉल्स यूज्ड द लिबरल एंड इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव टू डेवलप हिज कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, हमारे सिलेबस में एज इट इज रॉल्स दिया हुआ है, दिया है क्या? जस्टिस की बात करता है वो, ठीक है। भूल गए हो तो वापस आपको दिखा दूं। ये रहा हमारा जस्टिस की बातें। हाँ, ये रहा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स, थियरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। हम्म तो कहीं पर भी आप लोग अगर देखोगे तो पेपर में अब तक हमने इतने क्वेश्चंस देखे हैं, एक भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन अलग पर्सपेक्टिव से लेना था, जो कि तुम लोग 10 मार्कर था तो थोड़ा बहुत तो लिख के आ ही जाते कि भाई मुसोलिनी का क्या कहना है और हिटलर का क्या कहना है, थोड़ा सा आप लोग अलग दे सकते हो, उतना ही। फिर जो है वो अब आपको वापस पॉलिटिकल थियरी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A में। क्या है ये? तो प्रोवाइड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी। वापस से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सिलेबस से है कि नहीं? फिर महात्मा गांधी सिलेबस में है आपके। स्टेट डज द ग्रेटेस्ट हार्म टू मैनकाइंड बाय डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी विच लाइज एट द रूट ऑफ द ऑल प्रोग्रेस। महात्मा गांधी इज अगेंस्ट द स्टेट। उनको पसंद नहीं है, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, हम लोगों ने अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। तो वो हो गए। फिर उसके बाद में पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये वुमन का इशू जो है आएगा। फेमिनिज्म में आप लोग इसको एकदम क्लियरली पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग फेमिनिज्म पढ़ेंगे ना, तो पर्सनल इज ऑल्सो पॉलिटिकल, तो ये वाला एक मुद्दा हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। फिर लॉक्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बनाती है। वेस्टर्न क्या, हमारी भी डेमोक्रेसी को बनाती है, मैंने आपको बताई। फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कर रही है हैना अरेंट। उसने अलग अलग जो है वो वीटा एक्टिवा की कैटेगरीज को एनालाइज किया है। हैना अरेंट डायरेक्ट सिलेबस में है। फिर उसके बाद में, ठीक है, डू यू थिंक दैट लेजिटिमेसी एक्वायर्ड थ्रू द कंसेंट और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोक्ट्रिनेशन? ओके, तो लेजिटिमेसी है क्या भाई अपने सिलेबस में? हम्म आई थिंक इसके अगले स्लाइड में है, बराबर ना? अगले स्लाइड पे कैसे जाते हैं विदाउट उसको टच किए? ये देखो, हेजेमनी एंड लेजिटिमेसी। तो एटलीस्ट मैंने ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ पिछले साल का 25 का ही क्वेश्चन पेपर लेकर के तुमको ये प्रूव करके दिया है कि क्वेश्चन इतने ही पार्ट से आने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाई इन माय फर्स्ट स्लाइड आल्सो, इन माय इंट्रोडक्टरी सेशन आल्सो आई सेड कि सबसे प्रेडिक्टेबल पार्ट यही है अपना एग्जाम का। ठीक है, क्लियर सबको? यस एवरीवन? ओके, तो चले आगे बढ़े। अरे यार, बंद नहीं करना था। तो ये तो हो गया हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर। लेट अस आल्सो सी नाउ 2024 का। दिख रहा है क्या? ये है ना? 2024 का भी देख लेते हैं। अगर मैं इसका पेन ऑन नहीं करूंगा तो और आपको बड़ा दिखाई देगा ये। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने का एक अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच, है सिलेबस में। हम्म है, ग्रेट। थियरी ऑफ स्टेट में प्लूरलिस्ट थियरी है क्या? लॉक सिलेबस में है क्या? लिबरलिज्म हमारे सिलेबस में है क्या? लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजेमनी हमारे सिलेबस में है क्या? ठीक, ठीक है। फिर पॉलिटिकल शब्द के अलग अलग मतलब बनते हैं, जो हम लोग पॉलिटिकल
साइंस की इंट्रोडक्शन देखेंगे ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो एज इट इज, जब थियरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की हम सीखेंगे तो उसके अंदर में हम लोग देखते ही है उसको। मार्क्सिज्म एज अ पॉलिटिकल थियरी है क्या? मार्क्सिज्म है, उसकी पॉलिटिकल थियरी है। फिर उसके बाद में नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन। मतलब 24 में भी यही क्वेश्चन पूछा और 25 में भी यही क्वेश्चन पूछा, सिर्फ उधर उन्होंने मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव डाला था, और अब इन लोग जो है वो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा लेकर के आ रहे हैं। ओके। फिर ह्यूमन राइट्स हमारे सिलेबस में है क्या? ये जो आप लोग ये वाला जो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3A, द डिबेट ऑन ह्यूमन राइट इज कॉट बिटवीन द लिमिटेशन ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। ह्यूमन राइट्स है हमारे सिलेबस में। यस। फिर डायरेक्टली देखो ना, डेमोक्रेसी, लेकिन उसमें से भी डेलिबरेटिव पूछिए। 3 डेमोक्रेसीज के टाइप अपने सिलेबस में ऑलरेडी दिए अपने को, देखे हैं सबने? कौन कौन से? हम्म। रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड डेलिबरेटिव। इसमें से आपको इस साल क्या पूछा है? 24 में क्या पूछा है? डेलिबरेटिव के बारे में पूछा है। ठीक है। फिर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हो गया। धर्मशास्त्र सिलेबस में है। क्वेश्चन 4, लेजिटिमेसी एड्स पॉजिटिव वैल्यू टू पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन। सही, लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी रिपीट हो गई, इसका मतलब 2025 में भी पूछा और 24 में भी पूछा, है कि नहीं? फिर प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स, तो जो मैंने आपको बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमेजिन करने बोला था सर्कल। ठीक है। तो वो थियरी ऑफ फॉर्म्स बेसिकली यही कहती है, जो सर्कल का जो फॉर्म है, वो आपने जो इमेजिन किया वो फॉर्म था। तो वो कहते हैं कि फॉर्म इज सुपीरियर टू मैटर। तो वही थियरी है बस। ठीक है। फिर एम एन रॉय अपने सिलेबस में है। हम्म। ठीक है, 24 का भी पेपर हमने छाना। कोई भी आपको सिलेबस के बाहर का लगा? हो गया भी। ये इसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है। ऐसे ही हम लोग 23 भी देख लेते हैं। क्या है? 23 पेपर 2 है। 23 का डाउनलोड नहीं हुआ क्या? एक 9 ही आइटम होना चाहिए ना, 8 आइटम्स क्यों इसमें? 23 का पेपर 1 डाउनलोड नहीं हुआ है। अरे, तो वो कहाँ था? इसमें है क्या? ओके। तो 24, 24, 23, 22। आई थिंक मैंने भेजा ही नहीं। ठीक है, एनीवेज, चलो उसमें भी अगर हम देखते तो ऐसे ही आपको मिलता। 22 है क्या? 22 का पेपर 1 है ना, ये रहा। सेम अगर हम लोग 22 का भी देखें, पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग सिस्टम से अप्रोच, कल्चरल रिलेटिविज्म, ह्यूमन राइट में आप देखोगे, रिवोल्यूशन इन परमानेंस। ठीक है। तो स्थायी रूप से क्रांति। ओके। तो ये दो, मार्क्स भी इसकी बात करता है, एरिस्टोटल भी इसकी बात करता है। पावर के बेस, लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एकदम डायरेक्ट सवाल है। फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कल्चर एंड नेशन वीकन द हेजेमनी। ठीक है। नियो लिबरलिज्म है क्या? ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेट कॉज्ड इक्वालिटी ऑफ पावर एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी। ठीक है, मार्क्स की बात है ये। इक्वालिटी ऑफ स्टेट का मतलब है कि सबके पास में समान प्रॉपर्टी होना, समान प्रॉपर्टी अगर है तो फिर समान पावर सबको मिलेगी। ठीक है। फिर डेमोक्रेसी में एलिटिस्ट थिंकर क्या कहते हैं, वो है अपने यहाँ पे। फिर स्टेट जो है, तो उसमें लिबरल थियरी क्या कह रही है आज के समय में?
ह्यूमन राइट्स 1 साल छोड़ के 1 साल आता ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हॉब्स, वो इंडिविजुअलिस्ट है, ये वाली बात करना। डॉक्टर अंबेडकर, फिर उसके बाद में ये वाला गांधी जी का ग्राम स्वराज, और उसके बाद में एनलाइटनमेंट, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस में मैंने आपको बताया था, देखो कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स है, उसी में एक एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी आएगी, रॉबर्ट नॉजिक की। ठीक है। तो अगेन स्टक है क्या? भाविन बोल रहा है स्टक है भाई। नो ना। ठीक है। तो ये अगेन हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है वो सिर्फ सिलेबस को ढंग से करो, मोर देन सफिशिएंट है। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पेपर जो कि 21 का है। ओके। तो 21 का पेपर अगर हम लोग देखें, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन एज इट इज सिलेबस में दी है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया, इक्वालिटी, लेजिटिमेशन, जेएस मिल ऑन वुमन, रॉल्स, बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, एरिस्टोटल, सर सैयद अहमद खान, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, और मार्क्स का कंसेप्ट है एलियनेशन, और डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन होना चाहिए, मतलब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहां पर। ओके। तो घुमा फिरा करके हमने नहीं नहीं करे तो भी 5 और 6, 5 और 9, 14, सो 14 में जो 28, और 56 क्वेश्चन हमने देखे, 56। 56 में से हार्डली 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थोड़े से अटपटाहट वाले होंगे। 54 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके सिलेबस से। कैन आई से सो एवरीवन? मतलब ऑप्शनल के लिए क्या करना है, जितना आपको दिया जा रहा है उतना करना है, बस ढंग से करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। समझ गए सब लोग? चलेगा। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग कल के सेशन में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वापस 10 बजे मिलेंगे। फ्राइडे को नहीं है सेशन, उसके बाद में सीधा मंडे से शुरू हो गए, और मंडे फिर हम लोग 8 बजे ही मिलेंगे डायरेक्ट। डन। चल ग्रेट। अभी कितने लोगों को ट्रैफिक लगता है आते समय? कितने बजे आते हो आप? हाँ। फिर 8 बजे, अच्छा। 8 बजे यहीं आ जाते हो? मेट्रो। आप मेट्रो से आते हो? क्या बात कर रहे हो? कहाँ से मेट्रो आ रही है अभी? पीसीएमसी से तो टाइम लगता है, ओके। नाइस। और पीसीएमसी तक कैसे जाने का? तो बाइक लगा देगा। हम्म। उधर है बाइक लगाने के लिए स्टैंड? पीसीएमसी का? हाँ। पीसीएमसी में ही लगाते हो क्या? हाँ, पीसीएमसी में गाड़ी लगाता हूँ हम्म। मेट्रो से। तो कितना टाइम लग जाता है मेट्रो से पीसीएमसी से या कस्बा तक आने में? 40 मिनट्स कभी कभी, मैक्सिमम 45 मिनट्स, 40 40 मिनट्स में मिनट्स आता हूँ। कैसे? 40 मिनट्स में आता और फास्ट आती होगी ना मेट्रो तो? हूँ। कभी आधे घंटे में छोड़ देगी, 40 मिनट्स मिनिमम। कितने स्टेशन आते हैं बीच में? चलो, ऑनलाइन वाले यू मे लीव, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। आरती, भाविन, जयवर्धन, जिज्ञासा, सौरभ, एनी क्वेश्चंस? ठीक, चलेगा। अभी आप लोगों के जीएस में कौन से लेक्चर चल रहे हैं?